जिससे कभी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो इस तरह मेरे सामने आएंगे कभी सपने में भी सोचा न था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे आज आप अपने आप को? सुहागन, विधवा, नाटक है ये सब। अनाथ हम दोनों हुए, इनका क्या किया? ये तो अब भी सुहागन ही। एक औरत का पति गुजर जाता है, पत्नी गम में डूबी हुई है, तो फिर ऐसे में उसका बेटा उसे ताने क्यों दे रहा था? जाहिर सी बात है पति के गुजरने का सदमा पत्नी को पहुंचा ही होगा। लेकिन अगर वाकई ऐसा था तो फिर इस औरत ने अब तक सुहाग की सारी निशानियां क्यों पहनी हुई थी? अगर ये बच्चे अपने पिता को खो चुके थे तो फिर ये बेटा अपनी मां को अब भी सुहागन क्यों कह रहा था? क्या थी ये पहेली? आइए देखते हैं। देखिए यजमान जी, 20 तारीख को शाम 6 से 7:30 के बीच में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 20 तारीख? कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? अरे नहीं नहीं सरोजा, कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा। पंडित जी 20 तारीख की कंफर्म समझिए। जी बिल्कुल। पापा, आप तो चाहते हैं ना कि मैं जल्द से जल्द इस घर से रवाना हो जाऊं? अरे नहीं बेटी, मैं तो कार्तिक की वजह से कह रहा था। उस बेचारे को छुट्टी कहाँ मिलती है। अब सगाई में आ रहा है, पता नहीं शादी में आ पाए ना आ पाए, है ना? शादी में भी आऊंगा, छुट्टी मिले या ना मिले। भैया, भैया, कैसे है? ठीक हूँ। तू आ गया मेरे बच्चे, अच्छा हुआ। तेरे बिना तो ये खुशियाँ अधूरी ही रह जाती और दिव्या का तो दिल ही टूट जाता, है ना? जानता हूँ, दिव्या के अलावा मेरे आने पर तो किसी और को कोई खास खुशी हुई नहीं है। कैसी बात कर रहे हो कार्तिक? सबको खुशी हुई है तुम्हारे आने की। अच्छा, तुम सगाई के बाद कुछ दिन और रुकोगे ना? वैसे भी परिवार के साथ समय बिता। परिवार? मेरे लिए परिवार के नाम पर दिव्या के अलावा और कोई नहीं। आते ही इसने बदतमीजियां शुरू कर दी। सरोजा, बच्चा है, समझ जाएगा। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा। भैया, आप माँ और पापा के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो? माँ और पापा? दिव्या, तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, और माँ ने जो हमारे पापा के साथ किया वो तुम्हें गलत नहीं लगता? मैं ना आप दोनों के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना लाती हूँ। पापा, जिस आदमी को तुम अपना भगवान समझते हो ना, कुछ पता भी है तुम्हें इनके बारे में? अगर तुम्हारा घर टूटा है, तुम्हारा परिवार टूटा है, तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। मैंने इन्हें नहीं छोड़ा था, इन्होंने हम सबको छोड़ दिया था एक दूसरी औरत के लिए। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि मैं इस औरत को नहीं जानता। मेरा तुम्हारे अलावा किसी औरत से कोई संबंध नहीं है। अगर आप इस औरत को नहीं जानते तो फिर ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब क्या है? मुझे नहीं पता यार, ये कौन है? मैं नहीं जानता इसको। अगर इससे भी तसल्ली नहीं हुई ना, तो फिर ये देखिए, ये खत भी उसी औरत ने लिखा है। बच्चों के सामने तुम्हें पढ़ नहीं सकती, खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे पेट में राजीव का बच्चा पल रहा। मुझे आपसे या राजीव से और कुछ नहीं चाहिए। मेरे होने वाले बच्चे को उनका नाम मिल जाए,
मेरा बच्चा इस दुनिया में लावारिस न कहलाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर राजीव ने मेरे बच्चे को अपना नाम ना दिया तो मैं वादा करती हूँ आपकी हवेली में आकर आप सबके सामने अपनी और अपने बच्चे की जान ले लूंगी। इस औरत को आपका पैसा जायदाद कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस आपका नाम। अब भी आप कहेंगे कि इस औरत से आपका कोई नाता नहीं है? जब तुमने सब कुछ सच मान ही लिया है तो मेरे हाँ या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। ये क्या क्या पागलपन है यार? राजीव, राजीव! हम सब सड़क पे आ जाते अगर उस दिन धर्मेश जी ने हमें सहारा न दिया होता। पापा ऐसा कर सकते? मैं यकीन नहीं कर सकता। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? धर्मेश जी के कहने पर। उनका कहना था कि तुम और दिव्या अब भी बच्चे हो, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा क्या? बेटा, जो सच है ना, मैंने तुझे वही बताया है। सारे नंबर्स रख लिए ना आप? हाँ हाँ रख लिए, सब इस डायरी में लिखे हुए हैं सरोजा। अच्छा, एक बात सुनिए ना, बोलो। केटरर से बात करेंगे ना तो एक बार मुझे फोन जरूर कर लीजिएगा। हाँ भाई हाँ, कर देंगे। सुबह से 5वीं बार बोल चुकी हो, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जी। गुड मॉर्निंग कार्तिक। अरे चाचा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं आता हूँ, हाँ? मैं फोन कर दूंगा, ठीक है? चाचा ये गार्डन की बाउंड्री इतनी खाली क्यों है? इसमें घास क्यों नहीं? ये तो जैसा बड़े मालिक का हुक्म था वैसा हमने किया। उन्होंने कहा था कि 2-2 फुट जगह छोड़ के रखना, तो हमने छोड़ दिया। अरे नहीं चाचा, घर में शादी का माहौल है, दूर दूर से मेहमान आएंगे, इस पे घास होगी तो अच्छा लगेगा। चाचा एक काम करो, ये जितनी भी बाउंड्री है ना इसको खोद डालो। जी सरकार। मैं घास की प्लेट ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? जी छोटे सरकार। हेलो, छोटे सरकार जल्दी आओ। क्या हुआ चाचा, कोई खजाना लगा? रतन, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? घड़ी? घड़ी और चेन तो पापा की। पुलिस को बुलाना होगा।
देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि पिछले 10 सालों से इस घर का मालिक गायब है और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को उनकी खबर तक नहीं लगी। नहीं लगी। कुछ दिन के बाद आप लोगों को वो कहीं दिखे भी नहीं और आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। नहीं मिले वो हमें, पर ढूंढने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह हमें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। फॉरेंसिक की रिपोर्ट कल आ जाएगी। मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। पूरा सहयोग मिलेगा आपको इंस्पेक्टर से, चिंता मत कीजिए। शुक्रिया। चलो। आपने तो कहा था कि पापा हमें छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चले गए। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा कि ये सब क्या हो रहा है। वो औरत लाली, वो कहाँ है? अगर हमें पता होता तो क्या तेरे पापा तक नहीं पहुंच जाते हम? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को सब कुछ पता है और बहुत पहले से पता था, लेकिन आप छुपाते रहे। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप दोनों। आप दोनों को शुरू से पता था कि पापा जिंदा नहीं है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हम तुमसे क्यों छुपाएंगे ये बात? बेटा हम सच कह रहे हैं, हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। बस कीजिए माँ, बहुत सुन लिया आपके बहाने, बहुत सुन लिया आपका झूठ। अब ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ आप हमारी भलाई के लिए कर रही हैं। 10 साल में अपने पापा का इंतजार करता रहा और आप तो सरोजा, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पिताजी पर एक हमला सामने से हुआ है, किसी ब्लंट मगर भारी चीज से। सेब से भी ज्यादा मीठी हो। धर्मेश! राजीव, तेरी इतनी हिम्मत! राजीव तुम गलत समझ रहे हो। राजीव उनके बाद राजीव कमीने नहीं। वो तो भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। राजीव क्या कर रहे हैं आप? राजीव! और दूसरा हमला पीछे से, जो इतना गहरा था कि रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। यह हमला चाकू से हुआ। इसका मतलब 2 हमलावर थे। बिल्कुल सही, 2 हमलावर थे। और तुम्हारे पिताजी की ये घड़ी में एक कांच का टुकड़ा मिला। कांच? ये टुकड़ा इस घड़ी के कांच का नहीं, बल्कि ये टुकड़ा है चूड़ी का। चूड़ी? इसका मतलब? बिल्कुल सही। हमलावर 2 थे, उनमें से एक औरत।
बात है? इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? खूनी हो तुम दोनों। क्या तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है तू? पागल हो गए हो क्या? सब क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दिव्या, इन दोनों की असलियत सामने आ गई है। कौन सी असलियत? हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तू क्या कह रहा है? कर माँ, बस कर। बहुत हो गया तेरा इस शोषित नारी वाला ड्रामा। क्या कहा तूने? क्या कहा था कि मेरे पापा का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है? किसी दूसरी औरत के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमें रास्ते पर ले आए? हाँ? झूठ, सब झूठ था। सच तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था और वो था ये दरवेश। कार्तिक! कार्तिक, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हद तो तुम दोनों ने पार कर दी। झूठ की, धोखे की, अय्याशी की। सच तो यह है कि मेरे पापा ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और तुम दोनों ने मिलकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। बस कर कार्तिक, बस कर। ऐसा घिनौना इल्जाम अपनी मां पर मत लगा। सरोजा, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुको। ये देखो इसे। और लगे हाथों राजीव ने नहीं, किसने राजीव को पकड़ा था? ये सारे फोटोग्राफ्स किसी अनजान आदमी ने सरोजा को पोस्ट किए थे। और जब राजीव से हमने इस औरत के बारे में पूछा तो बिना कोई जवाब दिए, बिना सफाई दिए तुम्हारी मां को इस घर को छोड़कर चला गया। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजीव की मौत हो चुकी है। और यह खबर हमारे लिए भी उतनी ही चौंका देने वाली थी जितनी कि तुम्हारे लिए। ऐसे सदमों से या तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस तरह के सदमे से उभरने के लिए एक मां को अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है और बच्चे भी अपनी मां के प्यार और हौसले पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे नाजुक समय में बेहद जरूरी है कि गम से घिरा परिवार एक होकर हालात का सामना करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो परिवार का हर सदस्य इस सदमे से टूट जाता है, जख्म हरे रह जाते हैं, शक और नफरत की आंधी और गहरी हो जाती है। जिससे कभी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो इस तरह मेरे सामने आएंगे, कभी सपने में भी सोचा न था। सोचा तो मैंने भी नहीं कि आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। भैया फिर से क्या कहेंगे आज आप अपने आप को? सुहागन, विधवा, या फिर वैसे देखने और समझने में तो आप सुहागन ही लग रही। कार्तिक, होश में आओ और अपनी मां पर ऐसे बेबुनियादी इल्जाम लगाना बंद करो। किस्मत ने वैसे इनके साथ बहुत बुरा मजाक किया। मजाक हमारे साथ हुआ और ये मजाक आप दोनों ने मिलकर किया। ये रही वो तस्वीरें जिन्हें दिखाकर आप दोनों ने मेरे पापा को गलत साबित किया था। ये फोटो नकली है, जाली है। इनमें किसी दूसरे के चेहरे पर मेरे पापा का चेहरा पेस्ट किया गया है। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम दोनों को, खून के आंसू।
भैया कॉफी रख दो, मैं पी लूंगा। भैया एक बात बोलूं, भले ही वो तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उन तस्वीरों से माँ का कोई लेना देना है। दिव्या तो अभी छोटी है, ना समझ, दूर रहे इन सबसे, और माँ से भी। पता नहीं माँ ने तुझे क्या घुट्टी पिलाकर रखी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आपने खुद ही अपने दिमाग में ना माँ के लिए गलत राय बनाकर रखी है। आप उनके दिल को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। मुझे तो डर है कहीं एक दिन आपको इस बात का अफसोस ना करना पड़े। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी। वो कहते रहे कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें गलत समझती रही। एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि ये फोटोग्राफ्स गलत भी हो सकती है, नकली हो सकती है। उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया मैंने। अगर इस सब के बाद कार्तिक मुझे गुनहगार समझता है तो क्या गलत है इसमें? सरोजा, देखो, संभालो अपने आप को। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये फोटोग्राफ्स असली हैं कि नकली? एक नजर में किसी को नहीं पता चलता। उस वक्त तुमने वही किया जो एक स्वाभिमानी पत्नी को करना चाहिए था। इन सब चीजों का मतलब ये नहीं है कि तुम राजीव की मौत की जिम्मेदार हो। धर्मेश, ये औरत कौन है? हमें इसका पता लगाना होगा। प्लीज धर्मेश, मैं जानती हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी आप मेरा साथ निभाएंगे, मेरी मदद करेंगे इस औरत को ढूंढने के लिए। करेंगे सरोजा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो ना। ये 10 साल पुरानी बात हो गई है, और तब वो भोपाल से आई थी। अब वो पता नहीं कहाँ रहती है, भोपाल में रहती है कि नहीं रहती है। कुछ तो रास्ता होगा धर्मेश। There must be something. पुलिस से मदद लेते हैं हम। पुलिस? हाँ, इन तस्वीरों के जरिए पुलिस इस औरत को ढूंढ निकालेगी। हम उस तक पहुंच जाएंगे। हम पुलिस की मदद लेंगे। चलिए ना, अभी पुलिस नहीं, सरोजा मेरी बात सुन। बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए। हम एक काम करते हैं कि हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन क्यों? अब हम क्यों नहीं जा सकते? एक मिनट, एक फोन है। हेलो, जी, लेकिन क्या हुआ? वो समधी जी का फोन था सरोजा। उन्होंने दिव्या का रिश्ता तोड़ दिया है। शांत हो जा मेरी बच्ची। दिव्या, भैया, क्या हुआ? क्या हो गया? लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। उनका कहना है कि हमारे परिवार में खोट है। कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हेलो, सरोजा बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ। जिस औरत से आपके पति के नाजायज संबंध थे, उससे मिलना चाहोगी? आप जानती हैं उसे? बहुत अच्छी तरह से। मिलना चाहती हो तो भोपाल आ जाओ। पता लिखो। हाँ, बताइए। मकान नंबर 29, राजीव विहार, भोपाल। ठीक है, मैं आती हूँ।
माँ, 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 माँ। भैया, आपने माँ को कहीं देखा? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होगी। नहीं है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। सुबह से 10 बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन नहीं लग रहा। सुबह सुबह कहाँ चली गई वो? हेलो, आप सरोजा देवी के घर से बोल रहे हैं? जी हाँ, उन्हीं का घर है। आप कौन है? जी मैं उनका बेटा कार्तिक बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? देखिए, मैं इंस्पेक्टर परम बोल रहा हूँ। आपकी माताजी की लाश भोपाल की एक झील से मिली है। क्या हुआ भैया? किसका फोन था? इंस्पेक्टर परम का। भोपाल की एक झील में माँ की लाश मिली। तुम सही कहती थी दिव्या, मैं माँ को हमेशा पापा का कातिल समझता रहा, और आज मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। इस बात की माफी करते? यही तो चाहते थे तुम ना? हर रोज बात बात पर तुमने उंगली उठाई। वो अंदर ही अंदर घुटती रही, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आया। बस करिए ना। नहीं बेटा, आज चुप नहीं रहूंगा मैं। आखिर कब तक एक माँ अपने ही बेटे की तोहमतों को झेलती? जान दे दी उस बेचारी ने। मार डाला तुमने अपनी माँ को, तुमने मार डाला। लोग कैसे माफ करोगे अपने आप को? भैया, एक बार फिर से सोच लो ना, आप गलत कर रहे हो। नहीं दिव्या, अब कुछ भी नहीं बचा। इस जगह ने सिर्फ मुझसे छीना है। पहले पापा को, फिर माँ को, मेरे अपनों को। माँ को गुनहगार कहते कहते मैं खुद गुनहगार बन गया। नहीं भैया, क्या आपको सच में लगता है माँ ने खुदकुशी की है? और अगर की भी है तो भोपाल जाकर क्यों? नहीं, इसमें जरूर किसी का हाथ है। ये खुदकुशी नहीं है भैया। नहीं दिव्या, पहले पापा के कातिल को ढूंढते ढूंढते हम अपनी माँ को खो बैठे। अब और नहीं, इससे ज्यादा बोझ मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं तो कहता हूं दिव्या, तू भी मेरे साथ चल। कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। माँ और पापा की हत्या का राज जानकर ही रहूंगी। दिव्या, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है।
इस घर में तुम्हें अपनी माँ की यादों और सिसकियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने भाई के साथ चली जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई जाने बगैर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और जब भी मुझसे मिलने का दिल करे, कभी भी चलिए। दिव्या का ख्याल रखिएगा पापा। श्योर। भैया, हेलो, जी बोल रही हूँ। जी एक सेकेंड, बोलिए। हाँ हाँ जी, थैंक यू सो मच। किसका फोन था? वही जिसका मुझे इंतजार था, वो मुझे फाइनली मिल गया। क्या मिल गया? पापा, उस दिन माँ को एक फोन आया था, वो नंबर मिल गया। मैं ये नंबर ना जाके पुलिस को दे दूंगी। जैसे ही पुलिस को वो इंसान मिल जाएगा जिसका ये नंबर है, हाँ। सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी आई। इतना दिमाग लगा के, इतना दिमाग लड़ा के, इतना अहम सबूत इकट्ठा कर लिया। कमाल है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बच्ची के पास इतना दिमाग है? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि तुमने ये सब कुछ मुझे बता दिया। मुझे, जिसने ये सारा खेल रचा है। मैंने रचा है। और अब तुम ये सबूत पुलिस को देने जाओगी? और तुम्हें मैं पुलिस के पास जाने दूंगा? हैं? बोलो। अपनी माँ को मारा। सिर्फ माँ को नहीं, तुम्हारे बाप को भी मैंने ही मारा है। और अब मैं तुम्हें क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों किया ये सब? क्योंकि नफरत करता था मैं तेरे बाप से, जलता था मैं उससे। तेरा बाप मुझे दोस्त समझता था, दोस्त, लेकिन मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मुझे उसका सब कुछ चाहिए था, उसकी दौलत, उसकी हवेली, उसका रुतबा और उसकी बीवी। मैंने राजीव को अक्सर सरोजा के साथ झगड़ते देखा था। कब लेकर के जाओगे? मैंने उनके बीच के फासले का फायदा उठाया और उनकी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी में शक का जहर घोला। उसके बाद मैंने लाली की लीला रची। मैंने लाली के साथ अपने कुछ फोटो खिंचवाए। उसके बाद अपने चेहरे पर तेरे बाप का चेहरा चिपकवाया, तेरी मां को भड़काने के लिए। समझी?
अगर आप इस औरत को नहीं जानते तो फिर ये सब क्या है? क्या है ये सब? और मेरी साजिश में तेरी मां फंस गई और तेरा बाप घर छोड़ के चला गया। और फिर राजीव को समझाने के बहाने घर बुलाया और दारू पिला के उसे धुत कर दिया। और उसके बाद रातों रात राजीव की लाश को हमने बागीचे में गाड़ दिया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। तूने मारा मेरे पापा को! तूने मारा मेरे पापा को! भाग! कहाँ भागेगी? बचाओ! तू अकेले भाग! भाग कहाँ? अरे खोल! अरे खोल दरवाजा! क्या दौड़ा रही है मुझे इस बुढ़ापे में? कोई नहीं है इस हवेली में तुझे बचाने के लिए। सिर्फ मैं हूं और तू है। खोल दे। नहीं खोलेगी? हम भी यहीं बैठे हैं। अच्छा चल, तुझे पूरी कहानी सुनाता हूं, फिर तो खोलेगी ना दरवाजा। है बेटी? 10 साल तक सब ठीक चल रहा था, किसी को कानों कान कुछ खबर नहीं थी। लेकिन अचानक तेरा ये एंग्री यंग मैन फौजी भाई को बागवानी का शौक चढ़ा। सुन रही है ना ए लड़की? सुन रही है ना? उसने मालिक को बोल करके गड्ढा खुदवाया और कड़े मुद्दे पकड़ गए हैं। अब तेरी माँ बहुत प्यार करता था उसे। वो भी कातिल को पकड़ने के लिए पता नहीं क्यों इतना उतावली हो रही थी। और जब वो पुलिस के साथ मिल करके लाली को पकड़ने का प्लान बनाने लगी तो मैंने लाली को फोन करके तेरी माँ को भोपाल बुलवाया। हाँ धर्मेश बोलो। लाली मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये राजीव की बीवी सरोजा को फौरन फोन करो और उसे भोपाल बुलाओ। हेलो, सरोजा बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। जिस औरत से आपके पति के नाजायज संबंध थे, मिलना चाहोगे उसे? आप जानती हैं उसे? बहुत अच्छी तरह। मिलना चाहती हो तो भोपाल आ जाओ। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। धर्मेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरोजा तुम अंदर आओ, मैं बताता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए ना मुझे, क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए! क्या हो गया आपको धर्मेश? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए ना मुझे धर्मेश, छोड़ो मुझे। मरने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी तेरी माँ, सच में। बहुत दौड़ाया तूने,
तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो तेरा फौजी भाई बचा है। तू इतनी प्यारी सी बच्ची बची है, बहुत प्यार से मारो। हाँ? बिल्कुल दर्द नहीं होगा। देख कुल्हाड़ी, ये तेरे गर्दन से बस कच्च, बस खेल खत्म। आँख बंद कर, आँख बंद कर। अरे सिंह, तुझे क्या लगा कि मैं अपनी अकेली बेसहारा बहन को यहां अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? तो जिस नंबर को पुलिस से बचा रहा था ना, वो नंबर कल ही मेरे हाथ लग चुका था, जिसके जरिए तेरे जुर्म में शामिल तेरी दोस्त लाली को हम गिरफ्तार करवा चुके। और लाली ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। अगर हमें कुछ चाहिए था तो वो आपका कन्फेशन आपकी अपनी जुबान से, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब चलें धर्मेश जी? 1 मिनट सर। मेरे पापा का भरोसा तोड़ने के लिए, ये मेरी मां का भरोसा तोड़ने के लिए, ये हम दोनों को अनाथ बनाने के लिए। चलिए ले चलो इन्हें। अपने माता पिता के कातिल को पकड़वाने के कार्तिक और दिव्या के दृढ़ निश्चय ने आखिरकार धर्मेश को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। उनके मकसद ने उन्हें एक भाई बहन की जोड़ी के रूप में, परिवार के रूप में एक कर दिया। काश कि उन्होंने ये एकता पहले दिखाई होती तो शायद आज उनकी मां सरोजा जीवित होती। धर्मेश और लाली को पहले राजीव और फिर सरोजा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कभी कभी आपसी मतभेद परिवार में फूट डाल देते हैं, जिनकी वजह से घर में हमेशा द्वेष, इल्जामात और शक का माहौल बना रहता है। अगर राजीव और सरोजा ने आपसी मतभेदों को समझा होता और उनका यूं सरेआम तमाशा ना बनाकर मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश की होती तो क्या मजाल कि कोई गैर आकर यूं हालात का फायदा उठा जाता। इसीलिए बेहद जरूरी है कि परिवार की एकता हर हाल में बनाए रखें, क्योंकि यही एकता तो परिवार की ताकत है जो हमें हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत देती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एक रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।